बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तलबात, लास्ट टाइम हमने गाज़ लॉ पढ़ा और गाज़ लॉ के लिए हमने रिलेशन जो गाज़ लॉ का बना फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये आपने स्टेटमेंट पढ़ ली। अब बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गाज़ लॉ कि गाज़ लॉ को डेली लाइफ में या फिजिक्स में आप कहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, गाज़ लॉ इज अप्लाइड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम गाज़ लॉ को यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए गाज़ लॉ को कैसे यूज करेंगे, ये तो हम देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। अलबत्ता फ्लक्स का ताल्लुक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ है। याद रखो मेरे बच्चों, गाज़ लॉ तो फ्लक्स के बारे में बताता है कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होना चाहिए, और फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइंस डिपेंडेंट है और इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता हमें किससे चलता है? गाज़ लॉ से चलता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे हम बाय अप्लाइंग गाज़। लेकिन कंडीशन क्या है? गाज़ लॉ की चंद स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उस कंडीशन वो फुलफिल होगी तो तब आप अप्लाई करेंगे। जिस पॉइंट पे आप, याद रखो बच्चों, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं वो पॉइंट क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस का हिस्सा होना चाहिए। यानी वो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो पॉइंट क्लोज सरफेस का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ तक एप्लीकेशन ऑफ गाज़ लॉ में दो बातें आपने की। पहली बात आपने की कि गाज़ लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी जगह पे फाइंड आउट करते हैं, और दूसरी बात आपने की कि कंडीशन है गाज़ लॉ की कि वो सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट जिस पॉइंट पे करना चाहते हैं। अब मैं जा रहा हूँ जनरल कोई मेथड, यानी जनरली हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं गाज़ लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो जनरल मेथड, पहला स्टेप होगा बेटा हमारे पास सपोजिशन, मींस कि जो हमारे पास जो हमारे पास टॉपिक होगा उसके मुताबिक हमें सेट ऑफ सपोज करना होगा। लेट्स से हमारे पास किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज भी लेना होगा, वो पॉइंट भी लेना होगा, लेट करके भी चीज़ें 2 4 5 जो टॉपिक में मेंशन करनी है वो करनी पड़ेगी। दूसरा स्टेप है ये सपोजिशन, थोड़ी देर के बाद मैं जब टॉपिक स्टार्ट करूँगा उसमें समझा दूंगा आपको बेटा। दूसरा स्टेप है क्लोज सरफेस का लेना, यानी कंडीशन फॉर गाज़ लॉ हमने अप्लाई कर देनी है। बनाने के लिए क्लोज सरफेस ले लेंगे हम सेकंड स्टेप में, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तीसरा स्टेप होगा बेटा हमारे पास इस टॉपिक में क्लोज सरफेस के बाद अप्लाइंग गाज़ लॉ। गाज़ लॉ को अप्लाई करते हुए हमारे पास जो उस क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज, ये इक्वेशन लेट से हमारे पास 1 होती है। तो सबसे पहले हम सपोजिशन करेंगे, उसके बाद क्लोज सरफेस लेंगे और उसके बाद हम गाज़ लॉ को अप्लाई कर देंगे। गाज़ लॉ को अप्लाई करने के बाद वो जो हमारा
गिवन सेटअप है उसके मुताबिक वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी बनती है ये बनाएंगे हम बेटा। और फोर्थ स्टेप है हमारे पास वैल्यू ऑफ चार्ज। वैल्यू ऑफ चार्ज जब हम बना लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन, अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप, तो जो वैल्यू ऑफ चार्ज बना लेंगे उस वैल्यू ऑफ चार्ज को हम किसमें पुट कर देंगे, इसमें इस इक्वेशन में। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 और वैल्यू ऑफ चार्ज, हम इसको इक्वेशन ए कह लें, वैल्यू ऑफ चार्ज हमारे पास उस सेटअप के मुताबिक बनेगी, यहाँ पर तो हम नहीं बनाएंगे। इस तरह से हमने 4 स्टेप देख लिए गॉस लॉ को, जब भी हम अप्लाई करेंगे तो ये सारी सूरत हमारे पास बनेगी। तो वैल्यू ऑफ चार्ज बना के चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ए आ जाएगी। ये था। अब हम बेटा 5वें स्टेप में जनरल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज जनरल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या है, ई डॉट ए। ये वाली डेफिनेशन वहां अप्लाई कर देंगे, यानी हमने गॉस लॉ से फ्लक्स निकाल लिया होगा, हम जनरल डेफिनेशन से फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में। और जनरल डेफिनेशन में जो फ्लक्स निकालेंगे वहां पे एरिया की वैल्यू, ई की वैल्यू तो हमने नहीं पुट कर दी, एरिया की वैल्यू बना के सिंपलीफाई करके इसकी सिंपलीफिकेशन करनी होगी हमें। एरिया की वैल्यू जब बन जाएगी सिंपलीफाई करने के बाद, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ई इनटू वेक्टर फॉर्म की शेयर खत्म हो जाए, वहां पर वैल्यू ऑफ एरिया हमारे पास आ जाएगी। और लेट दिस इज इक्वेशन नंबर बी। फिर हम कहेंगे जनरल डेफिनेशन कहती है कि फ्लक्स ये है, जबकि गॉस लॉ कहता है फ्लक्स ये है। दोनों को कंपेयर कर लेंगे 7 स्टेप में। कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी। ए और बी को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सूरत इस तरह की आएगी, बी की लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ई इनटू समथिंग, समथिंग मीन अकॉर्डिंग टू सेटअप वैल्यू जो बनती है इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू समथिंग, ये वैल्यू ऑफ चार्ज। बेटा जब कंपेयर करेंगे तो एक तरफ ये आ रहा है, बाकी सारी चीजों को दूसरी ले जाएंगे। इस तरह से हमारे पास सिंपलीफिकेशन यहाँ कर लेंगे हम इसकी, और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपलीफिकेशन के बाद 9th स्टेप में रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, और रिजल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे होंगे, उसकी वेक्टर फॉर्म भी। तो ये हमारे पास गॉस लॉ को जब भी अप्लाई करेंगे इन स्टेप्स को हम फॉलो करके जा रहे होंगे। डेंसिटी, इससे पहले मेरे बच्चों आप लोगों ने मास डेंसिटी पढ़ी। आपने कहा मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास है इससे पता चलता है कितनी डेंसिटी है मैटर की, कितनी कंसंट्रेशन है एटम्स या मॉलिक्यूल्स की। मास देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। मतलब एक जग में सेम वॉल्यूम रखें, एक जग में आप पानी रखें और उसी जग में शहद रखें, तो शहद का मास ज़्यादा है, पानी का मास कम होगा सेम वॉल्यूम में। पता ये चला कि शहद की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है। अब बेटा चार्ज की केस में थोड़ा सा आपको डेंसिटी के लिए ज़रा चेंज करना होगा अपना वो सेटअप। देखिएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 तरह की है, लिहाजा चार्ज डेंसिटी को भी हमने 3 डिफरेंट उस फार्मूला से देखना है। नेट रिजल्ट यूनिट वगैरह सेम ही निकले, बल्कि यहाँ देख ले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अगर हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो अगर हमारे पास, नजर आ रहा सर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन चार्ज अलोंग अ लाइन, किसी लाइन पे चार्ज मौजूद है, किसी बॉडी की लेंथ वाइज ही एक रॉड पे इस तरह से चार्ज मौजूद हो,
लीनियर चार्ज डेंसिटी के लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं आगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी लिखते तो ताकि जगह कम लगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब ऐसी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन जब वो लॉन्गर लेंथ हो, ठीक है, जस्ट वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी, और डेंसिटी उस वक्त लिखते हैं हम लेम्डा से लिखते हैं, रो से नहीं लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लेम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा साथ साथ चीजें लिखना, ये बुक से नहीं मिलेंगी आपको, नेट पे शायद मिले। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा, और लेम्डा होता है हमारे पास बेटा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यानी अलॉन्ग लेंथ चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो टोटल चार्जेस अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम नहीं करेंगे, डिवाइड बाय लेंथ करेंगे। वहां पर मैस था तो टोटल मैस डिवाइडेड बाय सिर्फ ऊपर तो ठीक है, यहाँ मैस है यहाँ चार्ज है, ऊपर वाली बात न्यूमरेटर पे हमें था। डिनोमिनेटर में यहाँ अकॉर्डिंग टू केस चेंज हुआ, ये वॉल्यूम था यहाँ लेंथ है, मैस की जगह चार्ज आ गया। इसी तरह बेटा एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी भी साथ कर लेता हूं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी ही हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बेटा सिग्मा से लिखते हैं। पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। लेट्स से ये हमारे पास कोई सरफेस है जिसकी कोई शीट है, ठीक है, टू डायमेंशनल सिस्टम, जिसकी ये विड्थ लेंथ आ गई, ये विड्थ आ गई, ये टोटल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है अपॉन द सरफेस। टू डायमेंशनल सिस्टम बेटा, थ्री डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। यानी कोई पीस ऑफ पेपर लें और पीस ऑफ पेपर चार्ज है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किसी स्फेयर के ऊपर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। और वहां पर डेंसिटी चेक करनी चार्जेस की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या नाम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा को हम लिखते हैं टोटल चार्जेस पर यूनिट एरिया। क्योंकि टू डायमेंशनल सिस्टम में हमें टोटल एरिया देखना होता है, लेंथ कितने एरिया में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। और बच्चों ये चीज हमें, यहाँ मैंने वैल्यू ऑफ चार्ज लिखवाया ना आपको, वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए हमें यही करना होता है। तो ये चीज हमें वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए जरूरी, और ये ज्यादा हमारे जो एप्लीकेशन है गाज वैक्यूम में बेटा यही यूज हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली बात। लेकिन आप जब तक किसी चीज का बैकग्राउंड तक नहीं पता होता तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाती है बात। आप क्या ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बाकी रटा तो लगा लेती है, पूरी मार्केट लगाती है, लेकिन आप क्यों लगाए रटा, आपकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है हमारे पास बेटा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर लेट्स से हमारे पास कोई क्यूब है, क्यूब पूरी भरी हुई अंदर से बाहर से, सिर्फ सरफेस पे चार्ज नहीं, पूरी कोई स्फेयर है इनसाइड से लेकर आउटसाइड तक पूरा स्फेयर चार्ज हो, तो मतलब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्यूब है, पता नहीं नजर नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा सही बना लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास लेट्स से कोई क्यूब है, बेटा क्यूब अंदर से भी और सरफेस पे भी क्या पाए जा रहे हो, चार्जेस पाए जा रहे हो। तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। यहाँ जो डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं। पता चला कि वॉल्यूम के लिहाज से जो डेंसिटी चेक करनी होती है वो रो से लिखते हैं। तो रो इज इक्वल टू टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। रो इज इक्वल टोटल, यानी वॉल्यूम डेंसिटी थी, मैस में चेक की वही होती है, टोटल कितने वॉल्यूम में कितना मैस है। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम था, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन 3 डिफरेंट वे से होती है। यहाँ डेंसिटी के लिए 3 डिफरेंट वसूलत बनती हैं। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। लीनियर लैम्डा इज इक्वल क्यू बाई एल, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा यहाँ तक